देखिए अभी तक हमें दोनों ही डॉक्टर्स ने ये ज़रूर कहा है कि स्टेम सेल थेरेपी धीरे धीरे काम तो कर रहा है, बहुत से बीमारियों को और ठीक करने में भी मदद करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या अगर टाइप 1 के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है ताकि उन पेशेंट्स को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, तो क्या इसके अलावा इसके इतर भी डायबिटीज के टाइप 1 पेशेंट्स को ठीक करने के लिए कुछ ऑप्शनल या एडिशनल कोई और ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज में एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें बीटा सेल्स जो है पैनक्रियास का वो नष्ट हो जाता है, तो इंसुलिन बनता नहीं है। तो अभी तक जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम इंसुलिन सप्लीमेंट देते हैं। इंसुलिन में बहुत देखिए, इंसुलिन 100 साल हो गए इंसुलिन बने हुए, और जिस तरीके से तरह तरह के लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, वुमेन इंसुलिन बने, उससे टाइप 1 डायबिटीज का बहुत ही प्रोग्नोसिस बेटर हुआ। खास करके इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप बनने के बाद, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग शुगर के होने के बाद, आईडीडीएम जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, वो ठीक हुआ। अब जहां तक रही बात स्टेम सेल थेरेपी की, तो डॉक्टर चावला ने आपको बिल्कुल सही बताया कि एक प्लूरीपोटेंट, मतलब एक ऐसा सेल जो तमाम हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं, उत्तक हैं, उनको बना सकता है, इसकी क्षमता रहती है। हम हार्वेस्ट करते हैं स्टेम सेल्स और उसके बाद देते हैं। देखिए, 24 अक्टूबर इस साल ये रिसर्च आया चाइना के, एक रिसर्च में देखा गया कि एक व्यक्ति को दिया गया स्टेम सेल और उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, 1 साल के बाद बिल्कुल खत्म हो गई। देखिए, ये घटना अभी इस साल की नहीं है। 2021 में वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स ने एक G8801 उन्होंने भी बनाया था इस तरीके का स्टेम सेल थेरेपी के लिए। तो ये चल रहा है, ट्रायल्स में चल रहा है। चूंकि अभी ये फेज 1, फेज 2, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, इसलिए अभी ये थेरेप्यूटिक यूज के लिए मिला हुआ भी नहीं है, ये अभी सिर्फ रिसर्च पर्पस से है। तो अभी जो स्टैंडर्ड थेरेपी है आईडीडीएम की, देखिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में सबसे ज्यादा जो खतरा होती है, या डायबिटीज के किसी भी पेशेंट को सबसे ज्यादा खतरा होती है हार्ट की। इसलिए जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर इक्विवेलेंट बोलते हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है ही, तो उनको स्टैटिन जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा जरूरी होती है, और अगर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है तो हम लोग एस्प्रिन भी देते हैं। तो अभी के डेट में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन सप्लीमेंट्स है। वेरियस फॉर्म में इंसुलिन अवेलेबल है आजकल, बेसल इंसुलिन, सिंगल डोज इंसुलिन, बहुत चीजों में इंसुलिन में बहुत तरक्की की है, मॉडिफिकेशन हुआ है। जो पहले हम लोग बोवाइन इंसुलिन से शुरू किए थे, आज इंसुलिन बहुत डेवलप हो गया, तो इंसुलिन है। और जो नए ड्रग्स हैं जैसे सेमीग्लूटाइड वगैरह, ये तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का काम होता है। डॉक्टर अजय भी हैं पैनल में, वो शायद आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे जो अभी करंट स्टेटस है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट का। ठीक है डॉक्टर मनोज, तो हमारे साथ डॉक्टर अजय भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, अब आपसे भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने ये जाना कि टाइप 1 अगर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही हो जाता है, तो फिर ये भी हम समझना चाहेंगे कि ऐसे तो प्रमुख तौर पर कहते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 और गर्भ अवधि में जो डायबिटीज के पेशेंट्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ टाइप 1 के लिए कहा जा रहा है कि स्टेम सेल थेरेपी अभी तक कारगर है। टाइप 2 और जिन महिलाओं को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान में जिन डायबिटीज होता है, उनके लिए क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि टाइप 1 में कारगर है। स्टडीज है टाइप 2 के लिए भी। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको टाइप 2 में दिया गया और वो 33 महीने तक भी वो लोग बिना मेडिसिन के वो क्योर्ड रहे हैं। रही बात प्रेगनेंसी की, अभी तो नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर इसके ट्रायल्स नहीं है, तो प्रेगनेंसी के तो बहुत बाद की बातें आती हैं जी। तो वो तो एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है, वो तो प्रेगनेंसी में तो आप इसको डिसाइड कर ही नहीं सकते। तो रही बात, जैसे डॉक्टर मनोज साहब बता रहे थे कि वेरियस इंसुलिन आ गई हैं, तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन और भी चीजें हैं जो फायदा करती हैं। जैसे अभी पेनक्रियास ट्रांसप्लांट है या आइलेट सेल ट्रांसप्लांट है, ये भी टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट को किया गया है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन ये सारी जो थेरेपीज हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थेरेपीज हैं, और ये इतनी इजीली अवेलेबल भी नहीं है, दे आर वेरी कॉस्टली आल्सो। लाइक पेनक्रियास के लिए पेनक्रियास को प्रोक्योर करना मुश्किल है। आइलेट सेल के लिए एक बंदे के लिए 2 या 3 लोगों के, मल्टीपल लोगों के आइलेट सेल चाहिए होते हैं। तो ये जो स्टडीज हैं, ये जो थेरेपीज हैं, ये कुछ कंट्रीज में अवेलेबल हैं, लेकिन दे आर वेरी कॉस्टली,
नॉट इजी टू डू और एक्सपेरिमेंटल भी हैं, और विद टाइम इससे ये चीजें और इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो हमारे पेशेंट को इसका बेनिफिट मिल सकता है।